क्या आप अपने पार्टनर के बोले गए शब्दों को ओवर एनालाइज करते हो, बार बार उसको अपने माइंड में रिपीट करते रहते हो? एंड क्या आपको ये कमेंट मिलता है कि यार तुम कहाँ की बात को कहाँ ले आते हो, किस बात को किससे जोड़ देते हो? गाइज, ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करती है कि यू आर ओवर थिंकिंग एवरीथिंग इन योर रिलेशनशिप। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं इस वीडियो में, क्या ओवर थिंकिंग होती है और कैसे हम इस ओवर थिंकिंग से ना बाहर आए। हाय गाइज, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज का जो टॉपिक है फिर से मैं रिलेशनशिप पर लेकर आई हूँ। आई होप ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे। आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग इन रिलेशनशिप। व्हाट हैपेंस इज, हमारा पार्टनर कुछ कहता है, हमें एक शब्द कहता है और हम बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाते हैं, उसको ओवर एनालाइज कर लेते हैं और इसकी ना एक स्टोरी सी हमारे माइंड में एक लूप की तरह चलने लग जाती है। हमारा पार्टनर तो जो उसे कहना था ना वो कहकर चला जाता है या चली जाती है और हम उस चीज को ना माइंड में रिपीट करते रहते हैं, यार इसका और क्या मतलब हो सकता है, इसका और क्या मतलब हो सकता है। ये चीजें इसलिए होती है कि जब हम चीजों पर सर्टेन नहीं होते, जब हमारा एक एग्जैक्ट थॉट नहीं होता, जब हम चीजों को एज इट इज नहीं देखते हैं, तो ये जो बीच का गैप है ना, ये जो फिलर है, ये स्टोरी बन जाती है। मतलब जब हम कुछ चीजों को लेकर सर्टेन नहीं है कि ये इसी तरीके से ही इसने ऐसा बोला है, इसका मीनिंग यही है, और हम सिर्फ हिट एंड ट्रायल में लग जाते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है। तो होता क्या है, जो बीच का गैप है ना, ये स्टोरीज से फिल होने लग जाता है। हमारा माइंड स्टोरीज क्रिएट करने लग जाता है। कि हमारी माइंड की अपनी एक टेक्निक है ताकि वो उस टाइम उस थॉट को ना स्मूथ बना सके, उस प्रोसेस को स्मूथ बना सके। वो नहीं चाहता कि हम कंफ्यूजन में रहें। बट ये चीज हमारे लिए ना बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि कहाँ उसने एक शब्द कहा था कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, और कब हम उसको ले जाते हैं कि वो मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहता है, उसे मेरा खाना नहीं पसंद आता है, या उसका कहीं और तो कुछ नहीं चल रहा है, XYZ। ये सारी चीजें स्टार्ट होती है सिंस आवर चाइल्डहुड। आप अपने चाइल्डहुड में जाकर देखिए आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा था। कहीं आपके फादर ने कुछ ऐसा तो नहीं किया था जिससे आपके अंदर एक टाइप का फियर डेवलप हो गया था कि अगर मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं तो मेरा पार्टनर भी मेरे साथ कर सकता है, या मेरे पापा मेरी मम्मी को छोड़कर चले गए तो हो सकता है मेरा पार्टनर छोड़कर चला जाए कोई भी रीजन से। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके फादर के जाने का रीजन एक अच्छा रीजन क्यों ना हो, बट उनकी एब्सेंस जो है आपके माइंड में वही चीज ट्रिगर करेगी जो आप आज की अपनी इस रिलेशनशिप में महसूस कर रहे हो। आप नोटिस कर सकते हो आपके मम्मी का बिहेवियर कैसा था आपके फादर के साथ। क्या उनका बिहेवियर बहुत फेमिनाइन था या मैस्कुलाइन था? क्या उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? शी वॉज बर्डन अप? क्या वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर रही थी? हाउ वॉज हर बिहेवियर एंड किस तरीके से वो अपने इमोशंस को प्रोसेस किया करती थी? कैसी थी उनकी रिलेशनशिप? पहली चीज तो यहीं से आपको पता लग जाएगी। सेकेंडली, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रोग्रामिंग आपको मिलती है फ्रॉम फैमिली सोसाइटी। तो आपको ये भी नोटिस करना है आपकी जो सोशल सर्किल था, आपकी जो फैमिली थी, एक्सटेंडेड फैमिली, उसमें किस टाइप के जजमेंट्स या स्टेटमेंट्स आपको मिलते थे अबाउट रिलेशनशिप। जैसे यूजुअली मुझे मिला करते थे, बहुत सारा काम करो, शादी ब्याह के बाद तो ना तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ये सीखो वो सीखो, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं लेकर जाएगा, है ना, तुम्हें प्रो बनना पड़ेगा, डांट खाना सीखो, चुप रहना सीखो, ज्यादा मत बोलो, यही तो तुम्हें सहन करना है। तो ये आप नोटिस कीजिए कि आपने चाइल्डहुड में मे बी आपकी दादी, मे बी आपकी चाची, मे बी आपकी ताई, या फिर आपका कोई बड़ा जिससे आपने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म लिया हुआ है। आपका माइंड जहाँ पर बहुत सारे इमोशंस की शफलिंग हुई थी, बहुत सारे इमोशंस आपको आए थे, आप रोए थे, आपको बहुत दुख हुआ था, आपने खुद से क्वेश्चन किया था कि क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो सकता है। आप नोटिस कीजिए उन पास्ट मेमोरीज को, जरूर वहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि आज भी प्रेजेंट रिलेशनशिप में चल रहा है, वो एक्टिवेट हो जाता है जब भी आपका पार्टनर कुछ कह देता है, चाहे वो सिंपल वर्ड्स हो, बट अगर उसके पीछे एक स्टोरी है या उसके पीछे एक
ऐसा वुंड है जो अनहील्ड है, तो एक सिंपल शब्द से भी ना वो ट्रिगर हो सकता है। सो नंबर 1 थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये जो ट्रिगर है वो आपके अंदर है। इस ट्रिगर की वजह से वो स्टोरी एक्टिवेट हुई है, उसकी वजह से आपके माइंड में ना ओवर थिंकिंग चल रही है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो ओवर थिंकिंग है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके इमोशंस हैं, ये आपके फीलिंग्स है, आपका वुंड है जिससे ये एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो पहली चीज है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू आर द कॉमन डिनोमिनेटर। अब मैं क्यों हमेशा आपके ऊपर ही फोकस करती हूँ? आप कह सकते हो कि यार मेरा पार्टनर भी तो खराब है, आप उसको क्यों नहीं कहते, है ना, उसने भी तो गलती की है, आप उसको तो कभी नहीं कहते। अरे भाई, वो अनकॉन्शियस पर्सन है, वो नहीं है जो मुझे देख रहा है, वो नहीं है जो अवेयर है, वो नहीं है जो इनर वर्क कर सकता है या कर सकती है। यू आर द पर्सन जो अवेयर है, यू आर द पर्सन है जो कि उस चीज के सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है और खुद के ऊपर वर्क कर सकता है। यू आर द पर्सन जो बार बार हर्ट फील करता है। वो पर्सन बहुत फ्री होगा, यू विल बी नोटिसिंग, यू विल बी ओवर थिंकर, बट वो अपने लाइफ में बहुत मस्त होगा। वो गलत काम कर रहा होगा, वो दूसरों को ट्रिगर कर रहा होगा, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत मस्त होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द डिफरेंस कि आप ओवर थिंकिंग करते हो और वो नहीं कर रहा है। तो यू आर द कॉमन डिनोमिनेटर, तो चेंज तो आपको ही होना पड़ेगा। तो पहली चीज है टेक द सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन इमोशंस, क्योंकि आपके अंदर आ रहे हैं, उसके अंदर नहीं आ रहे। आप चाहे उसको कितना ही समझाओगे, उसे नहीं समझ आएगा, बिकॉज यू आर द हाइपर विजिलेंट पर्सन इन योर रिलेशनशिप। ट्रस्ट मी, यू आर द हाइपर विजिलेंट पर्सन इन योर रिलेशनशिप, बिकॉज जो चाइल्डहुड में हुआ ना, उसने आपको हाइपर विजिलेंट बना दिया। जो चीजों के प्रति ओवर थिंकिंग करने लगे, ओवर एनालाइज करने लगे, अब छोटी छोटी चीज ना बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देने लग गई है। हाइपर विजिलेंट मतलब कि एक लेंस लगा रखा है जिससे हमें ना छोटी चीज भी बहुत बड़ी नजर आती है। तो ये हमारे चाइल्डहुड से ये लेंस बहुत पावर का हमें लग चुका है। तो अब छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बारीकियों में भी हम बहुत बड़ी चीजें देखने लग गए हैं। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड चीज, जो ओवर थिंकिंग की वजह से थॉट आ रहे हैं ना, टेक अ पॉज, टेक डीप ब्रेथ्स, खुद को ग्राउंड कीजिए, खुद को काम डाउन कीजिए। जितना आप खुद को ग्राउंड करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में लाएंगे ना, उतना ज्यादा आप ओवर थिंकिंग के लूप से ना बाहर आ जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग माइंड का गेम है। व्हाट हैपेंस इज हम अपने माइंड को बहुत ज्यादा चला रहे हैं एंड वी आर नॉट मूविंग आवर बॉडी। तो जो लोग आज ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं ना, सबसे बड़ा रीजन तो यही है, दे आर नॉट मूविंग देयर बॉडी। अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहे कॉन्शियसली। ठीक है, आप घर का काम नहीं करना चाहते बिकॉज यू हैव अदर थिंग्स टू वर्क अपॉन, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ करना है जो आपके सेंसेस को ना ग्राउंड करे, एक्टिवेट करे। ठीक है, आप चाहे तो 5 4 3 2 1 की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉन्शियस ब्रेथ वर्क कर सकते हैं बार बार, आप चाहे तो अपने बॉडी के मूवमेंट, हिप रोटेशन कर सकते हैं, शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं, जितने भी जॉइंट है उनका रोटेशन कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू समथिंग विद योर बॉडी। आप सिर्फ ये अनकॉन्शियसली चलते रहते हो, ये उठाना, ये पटकना, ये करना, वो करना, दीज आर अनकॉन्शियस थिंग्स। आपको कॉन्शियसली अपने बॉडी को यूज करना है, चाहे आप 10 मिनट करो। सो व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग, स्टार्ट यूजिंग योर बॉडी, स्टार्ट यूजिंग योर सेंसेस, स्टार्ट एंगेजिंग योर सेंसेस। पहले ये सारी इश्यूज नहीं हुआ करते थे बिकॉज पीपल यूज टू डू थिंग्स बाय देयर ओन। वो किचन में बर्तन साफ करते थे, पानी का यूज करते थे, पानी को टच करते थे, नंगे पाँव चलते थे, है ना, विदाउट वेयरिंग स्लीपर्स और सॉक्स। वो ग्राउंडिंग अपनी करते रहते थे, है ना, फ्रेश हवा में घूमते थे, थोड़ा वॉकिंग करते थे, है ना, बाहर खेतों में या बाहर खुली हवा में वो घूमते थे। वो 5 एलिमेंट्स के ना बहुत ज्यादा क्लोज रहते थे एंड उनके सेंसेस भी इंगेज रहते थे। जब वो बर्ड्स को सुनते थे, एनिमल्स को चारा डालते थे या कुछ रोटी डालते थे या दाना डालते थे, इस तरीके से ना वो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहते थे। अब हम एनवायरनमेंट से तो हो गए हैं डिस्कनेक्ट, तो हमारे सेंसेस ग्राउंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्शियस प्रैक्टिसेस करनी होगी अपने सेंसेस को ग्राउंड करने की। सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेट प्रॉपरली या ओपनली। अपने पार्टनर से आप पूछ सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कहना चाह रहे थे, मैं भूल गई, आप इसको दोबारा बोल सकते हैं। तो आप उनसे ओपनली थोड़ा, है ना, डिस्कशन कर सकते हैं, उस बात को रिपीट करवा सकते हैं कि वो उस टाइम क्या कहना चाह रहे थे। लाइक क्या मैंने कुछ छोड़ दिया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, या फिर क्या वो कुछ ऐसा ही अपना फीडबैक देना चाह रहे थे। व्हाट डिड यू मीन बाय दैट, जो आपने उस टाइम बोला। तो ओपनली ना कॉन्वर्जेशन करना स्टार्ट कीजिए। आई नो इट्स टफ, आई नो आपने कभी नहीं किया, बट ट्रस्ट में यही एक चीज है जो आपकी रिलेशनशिप को चेंज कर देगा। दैट इज ओपन कम्युनिकेशन। स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हाट यू आर फीलिंग। आप उनसे बोल
बोल सकते हैं आपने ऐसा बोला तो आई एम फीलिंग लाइक दिस, यार मुझे तो बहुत बुरा लगा इस चीज का, आपने तो ऐसा बोला था, कि आप रियली यही बोलना चाह रहे थे। नंबर थर्ड इज लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती, लाइफ में कुछ भी नहीं होगा जो आपको परफेक्ट मिलेगा। आर्ग्यूमेंट्स जो है वो ओपनली उनको डिस्कस करना शुरू कीजिए। अगर आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, डिसएग्रीमेंट आ रहे हैं, इट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट योर क्लोन। ठीक है, वो एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट से आया, उसका चाइल्डहुड डिफरेंट था, उसकी प्रोग्रामिंग डिफरेंट थी, उसके वुंड्स, पास्ट इमोशन सब कुछ डिफरेंट था। वो आपसे अलग है, इसीलिए डिसएग्रीमेंट आते हैं। वो आपका क्लोन नहीं है। आप क्यों ये अज्यूम करने लग जाते हो वो पर्सन समझ जाएगा मुझे? कैसे समझ जाएगा? दैट पर्सन इज नॉट योर क्लोन। तो लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म की रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट होती है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, किसी की ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, एंड इट्स ओके, लाइफ इज नॉट परफेक्ट। तो लेट गो ऑफ दिस परफेक्शनिज्म। नंबर फोर्थ इज चैलेंज योर थॉट्स। जब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो थॉट आ रहा है ना, उसको चैलेंज करना है। जितना आप उस थॉट को चैलेंज करेंगे कि ये ट्रूथ है कि लाई है, उतना ज्यादा उसकी पावर जो है ना कम हो जाएगी। क्योंकि जब हम अपने थॉट्स को चैलेंज करते हैं, उसकी जो इमोशनल अंदर से जो फीलिंग है ना वो डाइल्यूट होने लग जाएगा। जो इमोशनल इफेक्ट है ना, जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, वो डाइल्यूट होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ट्रूथ नजर आने लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि ये सच नहीं था, दिस इज अ लाई। अगर ये लाई है, ये सच नहीं है, तो इसके लिए भी आपको एविडेंसेस जुगाड़ने हैं। लेट सपोज आपके हस्बैंड ने ये बोला या आपकी वाइफ ने ये बोला, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इसके बारे में जो मैंने सोचा कि ही डजंट लव मी, वो मुझसे प्यार नहीं करती या करता, या उसका कहीं और कुछ चल रहा होगा, या मुझे अवॉइड करना चाह रहा है, मुझे पसंद नहीं करती। इन क्वेश्चन को ना जो है आपको चैलेंज करना है कि सच है क्या ये? अगर सच है तो वेयर इज द प्रूफ, और अगर झूठ है तो वेयर इज द प्रूफ? एविडेंसेस कहाँ है भाई? सच और झूठ के एविडेंसेस आपके पास होने चाहिए कि क्या ये हर रोज ऐसे करते हैं या हर रोज ऐसा बोलती है, क्या मैं इनसे जाकर ये पूछ सकती हूँ, है ना? तो आपको चैलेंज करना है। जितना आप इनको चैलेंज करेंगे, उसका इफेक्ट जो इम्पैक्ट है ना आपके ऊपर से, वो छूटता जाएगा। आप ओवर थिंकिंग से ना बाहर आने लग जाएंगे। एट लास्ट आई विल से इज हैव कंपैशन, हैव ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में ना ट्रस्ट कीजिए। पता है क्यों ये ओवर थिंकिंग होती है? इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट सर्टेनिटी नहीं है। अगर आप सर्टेनिटी रखेंगे, आप ट्रस्ट रखेंगे, तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी। आप स्टार्टिंग में ना उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं, है ना, अनटिल अनलेस आपको प्रूफ नहीं मिलता कि ही इज चीटिंग ऑन यू, ही इज नॉट लविंग यू, ही इज अवॉइडिंग यू, तब तक आपको जो बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। आपको कंपैशन रखना है कि इट्स ओके, समटाइम्स दीज थिंग्स हैपेंस इन आवर लाइफ। तो जितना ज्यादा आप कंपैशन रखेंगे रिलेशनशिप में, जितना ट्रस्ट रखेंगे कि यार ऐसा मैं सोच रही हूँ और ऐसा सच नहीं है, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। आपके ऊपर से ना बहुत सारा बर्डन हट जाएगा। अनदर थिंग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके परसेप्शन को चेंज कर देगी, कि जो आप रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हो, उस पूरे जो आपके परसेप्शन है ना उसको चेंज कर सकती है। वो ये है कि आपका पार्टनर सिर्फ एक ऐसा बीइंग है जो कि आपको सुधारने आया। ठीक है, अब आपको चाहे ये अच्छा लगे या बुरा लगे, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। आप इस दुनिया में आए हो, ठीक है, आपको एक पार्टनर मिला है जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम आपके साथ रहेगा। अब वो पार्टनर अपने डिफरेंट वुंड्स लेकर आया, आप डिफरेंट वुंड्स लेकर आए हो। उसके वुंड्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे वुंड्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब भी आप अपने पार्टनर के साथ रहोगे ना, वो उस वुंड को पिन पॉइंट करेगा, ट्रिगर करेगा, पोक करेगा। ठीक है, अगर हम अनकॉन्शियस हुए तो हम रिएक्ट करेंगे, है ना, हम ब्लेम करेंगे और उस सिचुएशन में हाइड करने की कोशिश करेंगे, या फिर रिलेशनशिप को छोड़कर भाग जाएंगे। ये तब होगा जब हम अनकॉन्शियस होंगे। लेकिन अगर हम कॉन्शियस हुए, तो अगर वो हमें ट्रिगर कर रहा है, हमें पोक कर रहा है, हमारे पास्ट वुंड्स को हिला रहा है, हमें उससे पेन हो रहा है, इट मीन्स कि वो हमें बार बार अपॉर्चुनिटी देगा कि लुक इनसाइड व्हाट इज हैपनिंग इन यू। तुम्हें हील करना है यहाँ पर। बट हम क्या सोचते हैं, हम इस फिजिकल वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग में रहते हैं और हम सोचते हैं यार ये बुरा है क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान करता है। जबकि आप ये नहीं समझ रहे हो, ये पर्सन अनकॉन्शियस है, जिसे डिवाइन ने यहाँ भेजा है सो दैट वो आपको ट्रिगर करता रहे और आप अपने वुंड्स को देखते
रहो। आप बहुत सारे लोगों के साथ ट्रिगर जब होगे ना, आप खुद को लूज कर दोगे, आप ये सोचोगे कि यार शायद मैं ही बुरी हूँ, है ना। लेकिन अगर आप एक सिंगल पार्टनर के साथ रहते हो और वो आपको बार बार ट्रिगर करता है, तो कई बार ऐसे फेजेस भी आते हैं जहाँ पर आप चीज़ों को ओवर थिंक नहीं करते हो और आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हो कि ठीक है यार, मतलब यही तो है जो मेरे साथ है इतने टाइम तक, ये कभी अच्छा भी करता है, कभी मुझे ट्रिगर भी करता है, तो इट फील्स वेरी सेफ। एक सेफ कंटेनर होता है जहाँ पर आप दो होते हो और वो आपको कंटेनर से ट्रिगर होता है। लेकिन अगर आप सीधा बाहर चले जाओगे विदाउट पार्टनर, तो देयर विल बी लॉट मेनी पीपल जो आपको ट्रिगर करेंगे। तो यार बहुत सारे लोग जब आपको सेम ही बात कहेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा मैं ही बुरी हूँ। लेकिन अगर एक पार्टनर है जो आपको बार बार पोक करेगा, तो आपको समवेयर ये लगेगा कि लेट मी रिजॉल्व दिस थिंग एंड लेट मी डिस्कस विद माई पार्टनर, एंड एटलीस्ट वो इतने सारे लोगों में से मुझे एक ही जन से ही डील करना पड़ेगा, तो इट विल बी अ easier task for us. And take relationship as free therapy. रिलेशनशिप एक फ्री थेरेपी है जहाँ पर हमें ये पता चलता है हमारे अंदर क्या वुंड्स है, क्या प्रॉब्लम है, हमें कहाँ खुद को हील करना है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हमें ट्रिगर करते हैं। हमें कंटिन्यूसली ये पता लगता है कि ओ ये भी अनहील्ड है, वाओ इस पर इनर वर्क करना है, अरे ये भी अनहील्ड है, वाओ इस पर इनर वर्क करना है। गाइज किसी भी रिलेशनशिप के 7 to 10 ईयर्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर्स में जाते हैं। देयर विल लॉट मैनी ट्रिगर्स, लॉट मैनी ट्रिगर्स, लॉट मैनी ट्रिगर्स। अगर आप 7 से 10 साल पहले अगर रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं ना, इट मीन्स कि आप हो सकता है वैसी ही रिलेशनशिप दोबारा अट्रैक्ट कर लें, क्योंकि आप अभी तक आपने उन पार्ट्स को हील नहीं किया है। बहुत सारा पेशेंस आपको रखना है, क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर्स आएंगे एंड बिल्कुल आएंगे। ये लाइफ जो है इसी तरीके से ही प्रोग्राम की गई है, ये स्कूल ऐसा ही बनाया गया है कि हमें कंटिन्यूसली ट्रिगर होते रहना है, कंटिन्यूसली इवॉल्व होना है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ ब्लेम करते रहेंगे कि मेरा पार्टनर ऐसा है वैसा है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, और हम छोड़ के चले जाएंगे, हाँ हमें एक बार के लिए शांति मिल जाएगी, बट दिस इज नॉट हाउ वी लर्न। हम किसी भी क्लास को छोड़कर चले जाते हैं, बीच में स्कूलिंग को छोड़ देते हैं, उससे हम लर्न नहीं करते हैं, उससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट ओवर थिंकिंग, कि हम कैसे इस ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। आई होप आज के वीडियो में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिली होगी। कुछ प्रैक्टिसेस आपको करने के लिए मैंने बताया है उसमें कि आप ऐसे चैलेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो कीप ऑन डूइंग दैट एंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।